गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर में आज अपन देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान में 5 यूनिट हैं, ठीक है ना। 5 यूनिट में अपन देखेंगे कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट में अपन देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का शीर्षक टाइटल क्या है। तो पेपर फर्स्ट का टाइटल है प्रमुख राजनीतिक विचारक यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं से तात्पर्य सीधा ये है कि इसमें हम प्राचीन काल के जो हमारे राजनीतिक जो रहे होंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो पॉइंट मिलता है अपने को। पहला है मनु और दूसरा है कौटिल्य, यानी कि जो प्राचीन राजनीति जानी जाती है वह मनु काल से जानी जाती है, यानी कि मनु काल से ही हमारी राजनीति की शुरुआत मानी जाती है और धीरे धीरे क्रमशः हम फिर प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली इत्यादि दार्शनिकों को, राजनीतिज्ञों को अपन पढ़ेंगे। लेकिन प्राथमिक रूप से अभी अपन क्या पढ़ेंगे कि मन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मन का जन्म काल क्या हुआ, मन की कृतियां क्या हैं, मन के रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग देख लीजिए। बीए सेकेंड ईयर में हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक विचारक। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है आपके? प्रमुख राजनीतिक विचारक, ठीक है ना। अब प्रमुख राजनीतिक विचारक में यूनिट फर्स्ट में शुरुआत में कौन आ रहे हैं? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, यानी कि प्राचीन राजनीति की जो चिंतक रहे हैं, राजनीतिक चिंतन जिन्होंने किया है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किनको? मन को। किनको पढ़ेंगे? मन, ठीक है। मन के बारे में अपन देखेंगे, उनका जीवन परिचय, उनके बारे में पूरी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे ये नोटिफिकेशन और क्लास का वीडियो आपको मिलता रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एक सवाल आता है कि मन, तो एक प्रश्न आता है कि मन कौन थे। जैसे आपके मन में, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई मन कौन थे। जब तक हम मन को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि मन कौन थे, ठीक है ना। मन कौन थे? अब मन कौन थे, इसका आंसर अब हमको देखना है कि मन कौन थे, ठीक है ना। तो मन को प्रथम मानव कहा जाता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो प्रमाण हमको मिलते हैं, तो मन को प्रथम मानव कहा जाता है और मानव जाति के जनक और प्रथम कानून निर्माता, मानव जाति के जनक और प्रथम कानून निर्माता, यानी कि जिन कानून की जो अवधारणा मानव समाज में उत्पन्न हुई वह मन के द्वारा ही उत्पन्न हुई, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में मन को मानव जाति का प्रवर्तक और प्रथम पिता के रूप में वर्णित किया गया, यानी कि ऋग्वेद, जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में से एक वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में मन के बारे में मानव जाति का प्रवर्तक, यानी कि मानव जाति का पहला व्यक्ति माना गया है और पहला कानून निर्माता, यानी कि पहला जो भी नियम, कायदे, कानून आप देख रहे हैं, उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मन को जाता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है। फिर अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें भी देखिए विद्वानों में मतभेद है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन जो प्रमाण हमको मिलते जाते हैं हम उसी को मानते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिए,
मनु के युग के संबंध में भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे मनु के युग का प्रारंभ कब से कब माना जाए, मनु के युग का प्रारंभ कब से कब माना जाए, इसमें भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, तो इसमें हमको यह देखना है कि कितने विद्वान कितने प्रकार की बातें कहते हैं। ठीक है ना। यह माना जाता है कि मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी कि यह माना जाता है कि मनु आए कहाँ से उत्पन्न हुए मनु, तो यह माना जाता है कि ब्रह्मा यानी देवता, ठीक है ना, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। ऐसा हम वेदों में, उपनिषदों में और अपने धर्म ग्रंथों में पाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर यह बात मालूम चली कि मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ठीक है ना, मनु ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे। और जब प्रलय हुई, सारी सृष्टि नष्ट हो गई, जब प्रलय हुई और सारी सृष्टि नष्ट हो गई, तो केवल मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा ही बचे। ठीक है ना। और इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। ठीक है ना। जब प्रलय हुई, संसार नष्ट हुआ, ठीक है ना, तो उनमें सिर्फ 2 लोग बचे। उस प्रलय के बाद सिर्फ 2 लोग बचे, पहले मनु और दूसरे शत्रुपा। ठीक है ना, एक पुरुष और एक स्त्री। और इन दोनों के 5 संतानें हुई, इन दोनों के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश ऋषभदेव और भरत राजा हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र और पुत्रियों से अनेक महान राजा और महान ऋषि उत्पन्न हुए। अतएव मनु से मानवों की उत्पत्ति हुई, यानी कि इन्हीं के पुत्र और पुत्रियों से जितने भी मानव समाज के लोग हुए, तो उनसे क्रमशः होते अनेक राजा महाराजा और धीरे मानव सभ्यता का विस्तार होता चला गया। ऐसा मिलता है प्रमाण। अब बात आती है मनु स्मृति रचना काल। क्या? मनु स्मृति रचना काल, मनु स्मृति रचना काल, मनुस्मृति रचना काल, यानी कि मनुस्मृति है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। तो मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसी पुस्तक है, किताब है, जिसमें मनु ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, लिखा। ठीक है ना। और वो मनुस्मृति के माध्यम से आज हमको, आपको और पूरे मानव सभ्यता को वो बातें जानने को मिली जो उन्होंने अपनी मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन इसका रचना काल कब से कब माना जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो जहां तक मनुस्मृति, जिसमें मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, रचना और रचना काल का प्रश्न है। इस विषय में काफी मध्यांतर देखने को मिलता है। विद्वान कार्ल डवेल और एलिस्टिफिंग ने मनुस्मृति का रचना काल 900 ईसा पूर्व माना है। ठीक है ना। कितना माना है? 900 ईसा पूर्व। ठीक है ना। 900 ईसा पूर्व, यानी 900 ईसा पूर्व माना है। ठीक है ना। ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे कि मनुस्मृति की विषय सामग्री, मनुस्मृति की विषय सामग्री। ठीक है ना, कि मनुस्मृति में है क्या क्या चीज। मनुस्मृति की विषय सामग्री। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मनुस्मृति की विषय सामग्री क्या है, इसको अपन देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनुस्मृति को 12 अध्यायों में बांटा गया। कितने अध्यायों में बांटा गया है? मनुस्मृति को 12 अध्यायों में बांटा गया है, अलग अलग खंड में बांटा गया है, जिसमें समाज व्यवस्था, राज्य, राजा, प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश संबंध, शासन व्यवस्था, कार्य प्रणाली का उल्लेख इत्यादि मिलता है। यानी कि राज्य, राजा, कार्य प्रणाली,
ठीक है ना। और प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि इस राज्य का संचालन कैसे किया जाए, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संचालित की जाए, ये सारी चीजें मनुस्मृति में क्रमशः अध्याय वाइज बताई गई है। ठीक है ना। तो इसको 12 खंडों में बांटा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, राज्य। क्या देखेंगे, राज्य। ठीक है ना। राज्य मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के विषय में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को स्वीकारा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दैवीय उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसमें एक सिद्धांत बताया गया था दैवीय उत्पत्ति, यानी कि भगवान द्वारा अपने आप बन गया है। ठीक है ना, दैवीय उत्पत्ति। तो इसमें भी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को स्वीकार किया है मनु ने। राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। लेकिन पाश्चात्य जगत में प्रचलित सामाजिक समझौता सिद्धांत भी झलक इसमें पाई जाती है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत की भी कुछ झलक इनके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पाई जाती है। ठीक है। जब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जीवन यापन कर रहा था तो किसी प्रकार की कानून व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया था। यानी कि जब तक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक मानव जीवन में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, ऐसा मनुस्मृति में मिलता है। और उन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, यानी कि मानव जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति की गई और राज्य से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को बनाया गया और एवं उनको सुचारू रूप से राजा, मंत्री और अन्य विभागों को बांट करके और उसको संचालित किया गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से अपना सिलेबस देख लें। ठीक है ना। सिलेबस में क्रमशः यूनिट वाइज सारी चीजें हैं। हम अभी फर्स्ट यूनिट का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें आप लोग सब्जेक्ट किताब भी ले लें और घर में पढ़ाई करते रहें। यहाँ से हम ऑनलाइन क्लास लेंगे ही। और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप फोन कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पठन पाठन से संबंधित अगर कोई बात होती है तो। दूसरी चीज, ये जो वीडियो मेरा है ये आपको मिलेगा कैसे, तो कुछ लड़के अभी सब्सक्राइब कर लिए हैं, उन तक पहुंच रहा है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल देता हूं, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो YouTube में सीधे आप पहुंच जाएंगे और YouTube के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और लाइक कर दें, बेल आइकॉन का फिंगर जब आप दबा देंगे बेल आइकॉन पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा और वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।